नमस्कार। मैं आभारी हूँ रणदीप सुरजेवाला जी का, जिन्होंने मुझे आपसे मुखातिब होने का अवसर दिया। 19 अप्रैल 2015 को रामलीला मैदान में कांग्रेस की विशाल किसान खेत मजदूर रैली होने वाली है, जिसमें देश भर के लाखों किसान उपस्थित होंगे और जिसे सोनिया जी व अन्य वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही किसान मजदूर विरोधी, गांव विरोधी रही है और ये उनकी नीतियों से परिलक्षित होता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से एक तरफ जहां मजदूर विरोधी है, वहीं किसान विरोधी भी है और गांव की जमीन हथिया कर बड़े लोगों को देना चाहती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम लगभग 2.5 साल की चर्चा के बाद सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया और माननीय सुषमा जी तथा माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसका श्रेय लेने का भी प्रयास किया। हमें उसमें आपत्ति नहीं है। ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस कानून के लिए बनाई गई सिलेक्ट कमेटी की अध्यक्ष आज की मौजूदा अध्यक्ष लोकसभा माननीय सुमित्रा महाजन जी थी और उनकी 26 सिफारिशों से 24 सिफारिशें मान ली गई। सरकार बदलने के बाद ऐसे कानून में क्या फर्क पड़ गया, कौन सी नई परिस्थितियां पैदा हो गई जिसकी वजह से माननीय मोदी जी को अध्यादेश लागू करना पड़ा। आज भी कहते हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हम चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हैं। अगर चर्चा या बहस पहले अध्यादेश जारी करने के पहले कर ली होती तो क्या दिक्कत थी? कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा था? लेकिन ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। हम जो कहें वह सही है, हमको बहुमत मिल गया, हम जो चाहे सो कर देंगे। बहुमत का सम्मान हम सब करते हैं, लेकिन बहुमत के साथ साथ प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली का महत्व इसी में है कि सभी से चर्चा करने के बाद कानून बनाया जाना चाहिए, जनहित में होना चाहिए। जो मूल मुद्दे थे वो विस्तार से जयराम रमेश जी आपको बता चुके हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन साथ में यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के किसानों के प्रति रुख किस प्रकार से है वो जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। यूपीए सरकार ने
किसानों के 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। मोदी जी कहते कि मैं बैंकों से चर्चा करूंगा राहत दिलाने के लिए। सोनिया जी को और मनमोहन सिंह जी को जब राहत दिलानी थी तो उन्होंने बैंकों से चर्चा करने के बजाय निर्णय लिया केंद्र बजट में से 72,000 करोड़ रुपए निकालकर बैंकों में जमा कराएं। अगर मोदी जी आप में साहस है तो आप करके दिखाइए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय की गई थी, एनडीए रिजीम और यूपीए रिजीम का आप अंतर देख लीजिए। लगभग 800 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और धान पर कीमतें बढ़ी और इस बार केवल 50 रुपए प्रति क्विंटल उन्होंने गेहूं में बढ़ोतरी की है। फर्टिलाइजर समय पर मिलता था, बफर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में सदैव रखा गया। किसानों के हित में जहां भी फसलें खराब हुई वहां एफसीआई को और अन्य प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को फेयर एवरेज क्वालिटी में रिलैक्सेशन देने का निर्णय लिया, जो मौजूदा सरकार ने नहीं किया। हम लोगों ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत गांव के मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी, जिसके कारण पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के परचेजिंग पावर पैरिटी में वृद्धि हुई और शहरी क्षेत्र के परचेजिंग पावर पैरिटी से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की हुई। इसका मुख्य कारण था हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, efficient procurement systems and महात्मा गांधी नरेगा, जिससे कि मजदूरों की हालत सुधरे। फूड सिक्योरिटी एक्ट का भरपूर विरोध भाजपा ने अंदरूनी तौर पर किया। आगे फूड सिक्योरिटी है किसके लिए? गरीब के लिए, मजदूर के लिए। और उसके बाद ये कानून पास हो गया 20 सितंबर 2013 को और कांग्रेस के अधिकांश राज्यों में सर्वे चालू हो गया। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने टालना चालू कर दिया और टालने की प्रक्रिया में उन्होंने पहले 15 अप्रैल 2000 पहले 6 महीने के लिए बढ़ाया, फिर उन्होंने 4 अप्रैल 2015 में चुपचाप बढ़ा दिया। पहले 4 अक्टूबर 2014 में को बढ़ाया, फिर 4 अप्रैल 2015 में फिर उसका बढ़ा दिया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट बाद में लागू किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के गरीबों के विरोध की मानसिकता प्रदर्शित करता है। आखिर फूड सिक्योरिटी एक्ट किसके लिए है? गरीब के लिए, मजदूर के लिए। लेकिन शांता कुमार कमेटी का गठन किया गया, काहे के लिए किया गया? उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहीं नहीं लिखा है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरीज के ऊपर वो विचार करें। केवल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग में एफिशिएंट फंक्शनिंग का पर उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस था। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि 75% बेनिफिशियरी से घटाकर 40% कर दिया जाए, यानी कि गरीबों के हितग्राहियों की संख्या में लगभग 75% से घटाकर 40% कर दी जाए। और
अगर आप उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो वो एक बड़ी साधारण रिपोर्ट है। मैंने खुद इस रिपोर्ट को देखा, मेरे पास उपलब्ध है। बाकी चीज़ें जो हैं उस पर 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो यह है कि हितग्राहियों की संख्या कम की जाए। दूसरा यह है कि जो स्टेट अपने बजट से बोनस देते थे, जो स्टेट बोनस देगा वहां खरीद नहीं होगी, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ भी ये रिपोर्ट है और जिसका कि आदेश केंद्र सरकार दे चुकी है। और आज राज्यों में गेहूं की खरीद में जो बोनस मिलता था, राज्य सरकार देते थे, धान की खरीद में बोनस देते थे, वो समाप्त कर दिया। तीसरा, उसमें उन्होंने जो और रिकमेंडेशंस दी हैं उसमें ये साफ बात उजागर होती है कि जो मूल आज भावना है कि फूड ग्रेन कंजम्पशन जो भारत में है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इसको अनाज देने के बजाय सीधा कैश दे दीजिए। अब कैश अगर जाएगा तो फिर गरीब परिवार की अन्य भी आवश्यकताएं होती हैं और वो गरीब परिवार पहले अपना साहूकार का शायद बिल चुकाए, उसके बाद अनाज की सोचेगा। तो जो मूल धारणा है फूड सिक्योरिटी की, उसी को डाइल्यूट करने का शांता कुमार जी की रिपोर्ट है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करना चाहते हैं, लेकिन पीछे के दरवाजे से उन्होंने शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट में ये सारी बातें पर लिख किया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ हम लोग आपको प्रेस रिलीज कर रहे हैं। हमारे प्रश्न हैं इन मुद्दों पर, क्योंकि उनका हिडन एजेंडा साफ है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को डाइल्यूट किया जाए, क्योंकि ये गरीब समर्थक है। इसी के साथ साथ उनको 30,000 करोड़ की सब्सिडी बहुत ज़्यादा लगती है फूड सिक्योरिटी में, लेकिन जब से तेल का भाव घटा है और जितनी बार उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, उसी से केवल 80,000 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। लेकिन उनको ऐतराज, गरीब को सब्सिडी देने में ऐतराज है, लेकिन अपना खजाना भरने में ऐतराज नहीं। यही 80,000 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी अगर नहीं लिया होता तो कंज्यूमर के पास जाता, मिडिल क्लास कंज्यूमर के लिए सेविंग्स होती, लेकिन उसमें उनको वो तैयार नहीं थे। इसी प्रकार से कुछ हमने इसके क्वेश्चन बनाए जो आपको हम लोग अभी सर्कुलेट करेंगे। इसके बाद कल देश भर के मुख्यमंत्रियों की और चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस थी। और वो ईस्टर डे पर बुलाई गई थी। क्या नरेंद्र मोदी जी किसी दिवाली पर, दशहरा पर, होली पर कोई कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे? क्या ये 6 तारीख को नहीं हो सकती? क्या ये 4 तारीख को नहीं हो सकती थी? जिस प्रकार से इन्होंने 25 दिसंबर को ही सारी मीटिंग्स बुलाई थी, वही ईस्टर डे पे बिल्कुल आप कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। ये प्रश्न उनकी मानसिकता दर्शाता है। एक और टिप्पणी उन्होंने जो की है, आजाद भारत के किसी माननीय प्रधानमंत्री ने आज तक न्यायपालिका पर कभी कोई उसकी निष्पक्षता पर कोई टिप्पणी नहीं की।
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि आप निर्भीक होकर काम करें, 5 स्टार एक्टिविस्ट से प्रभावित ना हो, ये न्यायपालिका के कार्य प्रणाली पर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी है जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। क्या नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका मत यह है कि माननीय न्यायपालिका, पहली बात तो कोई 5 स्टार एनजीओ पे हमने देखा नहीं। 5 स्टार एनजीओ कौन है ये नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं, लेकिन कोई भी 5 स्टार हो या 1 स्टार हो या 9 स्टार एनजीओ हो, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो या दिग्विजय सिंह हो या कोई हो, न्यायपालिका जो तथ्य है उसके आधार पर निर्णय करती है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर निर्णय नहीं करती है। इसलिए माननीय न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी का हम घोर विरोध करते हैं।